नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ओल्ड लाइब्रेरी बुक्स स्टोरीज पर एक बार फिर। विष्णुगुप्त विलक्षण प्रतिभा का धनी। आचार्य चाणक्य ने अपने पुत्र विष्णु का विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराकर स्वयं ही उसे शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। विष्णु की स्मरण शक्ति, मेधा तथा प्रतिभा देखकर वे आश्चर्यचकित तथा गदगद हो उठते थे। जो भी वह पाठ पढ़ाते विष्णु शीघ्र ही उसे कंठस्थ कर लेता था। वेदों शास्त्रों के अनेक मंत्र, सूक्तियां, स्तोत्र आदि उसे इतने शीघ्र कंठस्थ हो गए जो कि सामान्य बालकों से प्रायः नहीं होते थे। अपने पुत्र की ऐसी विलक्षण प्रतिभा देखकर अब आचार्य ने निर्णय कर लिया कि किसी न किसी प्रकार वे अपने पुत्र को तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए अवश्य भेजेंगे, क्योंकि वे समझ गए थे कि उनका पुत्र विष्णुगुप्त वास्तव में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के योग्य है। धीरे धीरे विष्णु बड़ा होने लगा। अब उसकी आयु 10 वर्ष से भी अधिक हो गई थी। गंभीरता और कम बोलना उसके स्वभाव में थे। प्रत्येक व्यक्ति, घटना, स्थान, वार्ता आदि को वह पूरे मनोयोग से देखता व सुनता था। उसके पिता आचार्य चाणक्य के अन्य शिष्य उसके मित्र हो गए थे, परंतु विष्णु का स्वभाव एकांत प्रिय था। वह केवल आवश्यक बात करता और उसके बाद आगे बढ़ जाता था। पिता चाणक्य विष्णु के एक एक क्रियाकलाप को देखा करते थे, आश्चर्यचकित तथा प्रसन्न भी होते थे। विष्णु का अलग ही स्वभाव था। वह प्रायः घर से निकल जाता और जंगल नदी के किनारे घूमने चला जाया करता। गांव के लोग भी उससे स्नेह करते थे। उनके यहां भी जाकर वह अपना समय व्यतीत किया करता था। जब वापस लौटता तो झोपड़ी के बाहर किसी पत्थर पर बैठकर शून्य में देखता रहता। आचार्य चाणक्य की दृष्टि निरंतर विष्णु पर केंद्रित रहा करती थी। उन्होंने अपने पुत्र की प्रतिभा को पहचान लिया था और इसका प्रबंध करने का उपाय भी खोज चुके थे, और उन्होंने विष्णु को शीघ्र ही तक्षशिला भेजने का निश्चय कर लिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजने का प्रयास। आचार्य चाणक्य उस दिन सभी नित्य कार्य पूर्ण करके पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। उन्होंने पत्नी से चलते समय कहा, भार्य, मैं आवश्यक कार्यवश पाटलिपुत्र जा रहा हूं। संभव है आने में विलंब हो जाए, तुम विष्णु का ध्यान रखना। पाटलिपुत्र। पत्नी ने पूछा, कृपया बताएं कि पाटलिपुत्र किस प्रयोजन से जा रहे हैं? प्रिय, चाणक्य ने बताया, मैं अपने पिता होने का कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा हूं। मेरा पुत्र विष्णु प्रतिभावान है। उसकी श्रेष्ठ शिक्षा अनिवार्य है, जो बिना राजकीय सहायता के पूर्ण नहीं हो सकती। अतः इसके लिए मैंने अपने मित्र शक्टार से भेंट करने का निश्चय किया है। वह मगध शासक नंद के निकट का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह मेरा प्रबंध करा देगा। आप जैसा उचित समझें, मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु विष्णु मेरे लिए, मेरी ममता के लिए अनिवार्य है। यदि इसे कहीं दूर भेज दिया जाए तो मैं कैसे रहूंगी? कहते कहते आचार्य पत्नी का कंठ भर आया। वह पहले से जानती थी कि आचार्य विष्णु को शिक्षा प्राप्ति के लिए तक्षशिला भेजने वाले हैं। आचार्य ने पत्नी की मनोदशा देखते हुए कहा, भार्य, भावना से कर्तव्य बड़ा होता है। क्या विष्णु को अपनी आंखों से दूर करके मैं प्रसन्न रह सकूंगा? मैं उसका पिता हूं और मैं भी उसे हृदय से स्नेह करता हूं, किंतु संतान का हित करना माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। संतान का पालन पोषण करना ही पर्याप्त नहीं होता, वरन उसका उज्ज्वल भविष्य बनाने, संतान को संस्कारी तथा महान बनाना भी माता पिता का नैतिक कर्तव्य होता है। अतः छाती पर पत्थर रखकर हमें विष्णु को तक्षशिला भेजना ही होगा। विष्णु की मां क्या कहती बेचारी? प्रश्न वैसे भी विष्णु के भविष्य का था। उसे छाती पर पत्थर तो रखना ही था, इसलिए नेत्रों में आए जल को उसे किसी प्रकार रोकना पड़ा। अच्छा, चलता हूं, आचार्य चाणक्य बोले और मुड़कर चल दिए। विष्णु की मां उन्हें जाते देखती रह गई। जब वह आंखों से ओझल हो गए तो वह पलटी और फूट फूट कर रो पड़ी। विष्णु के विछोह की कल्पना से वह बेद दुखी हो उठी थी। आचार्य चाणक्य और शक्टार की भेंट। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र सोन और गंगा के संगम पर थी। राजमंदिर, दुर्ग, लंबी चौड़ी पुण्यवीथिका, प्रशस्त राजमार्ग इत्यादि। राजधानी में किसी वस्तु का अभाव न था। खाई, सेना, रणतरी इत्यादि से वह सुरक्षित थी। इसी राजधानी पाटलिपुत्र में उस समय आचार्य चणक लंबे लंबे डग भरते हुए मंत्री शक्टार के राजसी आवास की ओर जा रहे थे। एक विद्वान किंतु दरिद्र ब्राह्मण आचार्य चणक, विशाल मस्तक और उस पर खिंचा हुआ तिलक, बड़े बड़े नेत्र, स्कंद से नाभि तक लहराता हुआ यक्षोपवीत और देह पर मात्र एक धवल वस्त्र, जो कि धोती के रूप में पहन भी रखा था तथा उसी का कुछ भाग अपने कंधे पर भी डाल रखा था। आचार्य के बाल सफेद हो चुके थे। उस समय उनके माथे पर शीघ्रता के भाव थे, किंतु पैरों में विश्वास की चुस्ती थी। अब शक्टार का राजकीय आवास कुछ ही दूरी पर रह गया था। शीघ्र ही वे आवास के द्वार पर पहुंच गए। शक्टार का द्वारपाल आचार्य को पहचानता था, अतः उन्हें देखकर द्वारपाल ने पहले प्रणाम किया और फिर उन्हें आदरपूर्वक शक्टार के पास पहुंचा आया। अमात्य शक्टार ने जब आचार्य को देखा तो श्रद्धा से उन्हें नमन करते हुए कहा, अहो, आज मेरे आवास पर आकर मुझे धन्य कर दिया आचार्य। साथ ही मेरे आवास को भी पवित्र कर दिया। मैं अपने मित्र के इस स्वभाव से परिचित हूं कि वे मुझे अत्यंत आदर व श्रद्धा प्रदान करते हैं। परंतु मैं आपके पास एक निजी प्रयोजन से आया हूं, अमात्य शक्टार, आचार्य चणक ने गंभीर स्वर में कहा। निजी प्रयोजन? शक्टार ने प्रश्न पूर्ण दृष्टि से आचार्य से कहा, हाँ कहिए, क्या सेवा करनी है? मित्र शक्टार, आचार्य चणक गंभीर स्वर में बोले, मेरा पुत्र अब इस योग्य हो गया है कि मैं उसे ज्ञानार्जन के लिए तक्षशिला भेजूं, परंतु अर्थाभाव के कारण मैं स्वयं को इसके लिए असमर्थ पाता हूं। मेरी आशा आप पर ही आकर टिकी है। आप यदि राजकोष से ऐसा प्रबंध करा दें कि मैं अपने पुत्र विष्णु को तक्षशिला भेज सकूं। बस इतनी सी बात आचार्य प्रवर। शक्टार हंसते हुआ बोला, यह तो मेरे लिए साधारण सी बात है। मैं महाराज नंद से इस संबंध में वार्ता करके राजकोष से आपके पुत्र के लिए आर्थिक व्यवस्था करा दूंगा। वह बालक मेरे गांव कुसुमपुर का है और मैं आपके गुण और प्रतिभा के आधार पर कह सकता हूं कि वह प्रतिभाशाली भी होगा। हाँ मित्र, आचार्य ने कहा, विष्णु वास्तव में होनहार बालक है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मेरा पुत्र है, वरन सचमुच वह इस योग्य है कि उसे राज्य सहायता पूर्वक उसकी शिक्षा का प्रबंध करे। तब तो यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि राजकोष से सहायता उस सुपाया को प्राप्त हो। शक्टार ने कहा, विष्णु निसंदेह प्रज्ञाशाली बालक है, अतः वह शिक्षा के लिए राज्य की सहायता का विशेष अधिकारी है। मैं आपका आभारी रहूंगा मित्र शक्टार। आचार्य प्रसन्न स्वर में बोले। जब आप मुझे मित्र कह रहे हैं आचार्य, तो इसमें आभार का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया? शक्टार ने हंसकर कहा, और फिर किसी भी होनहार बालक की शिक्षा, दीक्षा, आजीविका तथा निर्वाह का प्रबंध करना तो राज्य का कर्तव्य है, जिसका मैं मंत्री हूं। यह आपका बड़प्पन है शक्टार। यह कहकर आप मुझे लज्जित न करें आचार्य। संसार में बड़ा यदि कोई है तो वह ईश्वर है। आप स्वयं विद्वान हैं और जानते हैं कि परमपिता के कारण ही यह सृष्टि गतिशील है। निसंदेह मित्र, आचार्य ने कहा, परंतु ईश्वरीय कार्य मनुष्यों में प्रेरणाएं उत्पन्न करते हैं। ईश्वर किसी को सहायता प्रदान करता है तो संयोगों की रचना करता है, ठीक ऐसा संयोग जैसा मेरा और आपका है। यदि आप मेरे ग्राम के न होते, मेरे मित्र न होते, तो आज मैं अपने पुत्र की राज्य सहायता के लिए भटकता फिर रहा होता। आपने ठीक कहा आचार्य। शक्टार गंभीर स्वर में बोले, आज मगध की प्रजा में यही स्थिति है। क्या यह सत्य है? हाँ आचार्य। शक्टार ने कहा, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मगध में असाधारण अराजकता का वातावरण है। निर्धनों को सताया जाने लगा है। राज्य संपन्न होते हुए भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। यह आप क्या कह रहे हैं मित्र? आचार्य चणक उद्विग्न स्वर में बोले।
यह शब्द आप जैसा राज्य का महत्वपूर्ण व्यक्ति कहे तो स्वतः अनुभव होता है कि समस्या गंभीर है। कृपया आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। आचार्य के पूछने पर शक्टार गंभीर भाव से कहने लगा, आचार्य प्रवर, मगध नरेश का विलासिता में डूबे रहना, राज्य और प्रजा की उपेक्षा कर देना मगध के लिए अभिशाप बन चुका है। वे अहंकारी और उच्छृंखल वृत्ति को धारण करने वाले राजा बन चुके हैं। प्रजा, जो कि राजा के लिए संतान के समान होती है, वह उनके शासन में अब घुटन अनुभव करती है। शोषण और अन्याय की चक्की में निर्धन जनता पिस रही है। मैं इस बात से बहुत चिंतित रहता हूं। ओह! आचार्य चणक ने चिंतित तथा गंभीर स्वर में कहा, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है मित्र शक्टार। क्या कभी आपने मगध नरेश को इस वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया कि राज्य और प्रजा के मध्य निरंतर दूरी बनती जा रही है? इस विषय में किसका साहस है कि मगध नरेश से ऐसी चर्चाओं को प्रस्तुत कर सके? शक्टार बोला, मेरी तरह अन्य मंत्री भी हैं, परामर्शदाता भी हैं, पर सभी चापलूस हो चुके हैं। मैं केवल मौन ही रह जाता हूं। किंतु शक्टार, आचार्य चणक गंभीर स्वर में बोले, क्या इस महत्वपूर्ण प्रजा संबंधी विषय पर तुम्हारा यह मौन उचित है? जो कुछ हो रहा है, क्या आप उसमें मुखदर्शक बनकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? हाँ आचार्य प्रवर, शकंटार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी इसके लिए अपराधी हूं, किंतु मेरा मगध नरेश से इस प्रकार की चर्चा करना भी तो उचित नहीं होगा, क्योंकि चर्चा तो तब की जाए जब उसके सत्परिणाम आने की संभावना हो। यह आपकी दुर्बलता के अतिरिक्त कुछ नहीं है शक्टार। आपका कर्तव्य मगध नरेश के समक्ष मौन रहना नहीं है, वरन प्रजा में जो अभाव है उनके विषय में भी अवगत कराना है, अन्यथा पीड़ित प्रजा में आक्रोश की अग्नि शुरू हो जाएगी। यह आक्रोश विद्रोह की महाज्वाला का रूप धारण कर लेगा, जिसमें मगध नरेश नंद की सत्ता जलकर भस्म हो जाएगी। कहते कहते आचार्य चणक का स्वर उत्तेजना से भर गया। आचार्य के आक्रोश भरे विचारों को सुनकर शक्टार मौन रह गया। वह कुछ क्षणों तक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाल सका। शक्टार के सहसा मौन होने पर आचार्य ने कहा, आप मौन क्यों हो गए शक्टार? जो कुछ मैंने कहा, क्या वह निरर्थक है? नहीं नहीं आचार्य, शक्टार शीघ्रता से बोला, आपका वचन निरर्थक नहीं है। आपने जो भी संभावनाएं व्यक्त की हैं, वे सब अवश्यंभावी हैं। मैं भी जानता हूं कि मगध की प्रजा में आक्रोश की चिंगारी सुलगने लगी है। अभावों और अन्याय से पीड़ित प्रजा विद्रोह की ओर अग्रसर है। तो फिर आप यह सब मौन रहकर क्यों देख रहे हैं? महाराज नंद को इस विषय में अवगत क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि मेरा इस प्रकार उन्हें अवगत कराना ही विद्रोह माना जाएगा। जब किसी के विनाश का समय आने वाला होता है, तो उसकी बुद्धि भी उसी अनुसार हो जाती है। किंतु आप विश्वास करें आचार्य, समय आने पर मैं मगध नरेश के सामने प्रत्येक सत्य अवश्य रखूंगा। संभव है इस कार्य में मेरे प्राण भी चले जाएं। शक्टार की भाषा और गंभीर व दृढ़ हो गई थी। मुझे तुमसे यही आशा है मित्र, आचार्य चणक ने कहा। दायित्व के पद पर रहते अपने कर्तव्य से च्युत होना केवल राज्य के प्रति ही नहीं, वरन संपूर्ण प्रजा के प्रति एक प्रकार का विश्वासघात ही होता है। हाँ आचार्य, शक्टार ने कहा, मैं आपके इस विचार से सहमत हूं, बस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अभी तो मुझे पहले आपके पुत्र की छात्रवृत्ति राज्य से दिलाने का कार्य करना है। आचार्य चणक कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, एक बात ध्यान रखना शक्टार। कहिए। यदि मेरे पुत्र के कारण आपको मगध नरेश के समक्ष झुकना पड़े तो ऐसा कार्य कदापि न करना। ये समस्या नहीं आचार्य, शक्टार ने प्रश्नपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा। मेरा आशय यह है कि राष्ट्रीय हित के समक्ष व्यक्तिगत हित तुच्छ होते। मगध नरेश जैसे निरंकुश शासक के समक्ष व्यक्तिगत हितों की बलि भी देनी पड़े तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा पुत्र तक्षशिला मगध के राजकीय अनुदान पर नहीं जा सकेगा तो कोई बात नहीं,
मैं अन्य प्रबंध करूंगा। यह कैसी बात कर रहे हैं आचार्य? शक्टार बोला, किसी भी प्रतिभावान बालक को शिक्षा के लिए अनुदान देना राज्य का कर्तव्य है। वैसे भी यदि मैं राजा के समक्ष ऐसी बातें रख सकता हूं और उन्हें इस विषय में कोई आपत्ति होने का प्रश्न ही नहीं होता। यह विषय एक अलग विषय है। आप अपने पुत्र को ज्ञानार्जन के लिए अवश्य तक्षशिला भेजिए। यह कार्य सिद्धांतों से समझौता नहीं है। आप कहते हो तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। मेरा विष्णु यदि राज्य की दृष्टि में उच्च शिक्षा हेतु राज्य सहायता का पात्र माना जाता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है आचार्य। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं मगध के एक अप्रतिम विद्वान और श्रेष्ठ आचार्य की सेवा कर सका। शक्टार के उद्गारों और शब्दों को सुनकर आचार्य चणक के चेहरे पर गंभीर मुस्कान उभरी। फिर वे उठते हुए बोले, अच्छा मित्र, अब चलता हूं। मुझे शीघ्र कुसुमपुर पहुंचना है। यह क्या आचार्य? शक्टार ने आदर भाव से कहा, अभी तो वार्ता के कारण मुझे आपका सत्कार करने का भी अवसर नहीं मिल सका। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं मित्र। आचार्य बोले, मुझे कुसुमपुर लौटने में विलंब हो जाएगा। इसकी आप चिंता न करें, मैं रथ द्वारा आपको कुसुमपुर पहुंचवा दूंगा। रथ के तीव्र गति वाले अश्व आपको शीघ्र आपके आवास तक पहुंचा आएंगे। आचार्य ने बहुत कहा, परंतु शक्टार के विनम्र आग्रह को वे टाल नहीं सके। शक्टार का अतिथि सत्कार अंततः आचार्य चणक को स्वीकार करना ही पड़ा।